हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एग्जाम में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जल्दी जल्दी बता दें आप लोग कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगा दें। तो आज हम सामाजिक की क्लास करने जा रहे हैं। अभी हिंदी का पेपर हुआ है। कैसा गया आपका पेपर। आज अपना कल आपने देख ही लिया होगा कि पेपर कैसा आया है, किस पैटर्न पर आधारित था। तो अब हम जल्द से जल्द सामाजिक की तैयारी में लगते हैं। हिंदी की तैयारी ज़बरदस्त की है और जो पढ़ा दिया था वही आया है हिंदी के पेपर में। तो अब हमारे साथ जुड़े रहें और अब आगे सामाजिक की तैयारी करने में लगे रहें। तो अब सामाजिक की तैयारी करते हैं हम करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, रेडी। चलिए आज हम इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र सभी पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है, पेन ले लेते हैं अपना, पेन ले लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक रहा। तो कौन सा तत्व सहायक रहा राष्ट्रवाद के विकास में। तो इनमें से कौन सा तत्व सहायक रहा। पुनर्जागरण, धर्म सुधारक आंदोलन, फ्रांसीसी क्रांति। तो इसमें उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, सभी सही रहे थे। इसमें राष्ट्रवाद के विकास में सभी तत्व सहायक रहे थे, इसमें उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतियों में से कौन सी किससे राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कहा गया। तो कौन सी क्रांति थी जिसे राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कहा गया। तो इसमें फ्रांसीसी क्रांति थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। हमें बहुत कुछ पढ़ना है, हम जल्दी जल्दी चलेंगे। किसी को स्पीड तेज लगे तो यूट्यूब में स्पीड कम करने का ऑप्शन होता है, उसे कर लें। तो हम थोड़ी स्पीड से चलेंगे क्योंकि हमें बहुत कुछ पढ़ना है आगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक थे मेजनी। ऑप्शन नंबर डी सही है। ना ही बिस्मार्क थे, ना ही गेरिबाल्डी और ना ही कबूर। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, मेजनी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, छपा हुआ मिलेगा यहाँ आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1789। ना ही 1788, ना ही 1790। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1789। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आता है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो इसमें ओटो वन बिस्मार्क की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाए और ए सही है। नहीं जोसेफ गेरिबाल्डी की थी, पर इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ओटो वन बिस्मार्क की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, बिस्मार्क। शॉर्ट क्वेश्चन बनता है तो देख लें। चलिए आगे चलते हैं। नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो नेपोलियन का संबंध जर्मनी से भी नहीं था, इटली से भी नहीं था, इंग्लैंड से भी नहीं था। इनका संबंध था फ्रांस से। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो इनका फ्रांस से था। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पेरसा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ। तो किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ था पेरसा ऑस्ट्रिया का। तो इसका विनिमय की संधि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ना ही पेरिस की संधि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विनिमय की संधि। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। तो 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। इसमें लुइस 16वें का था। ऑप्शन नंबर बी सही है। ना ही लुइस 14वें का था और ना ही लुइस 15वें का, ना ही नेपोलियन का था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, लुइस 16वें का।
तो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। इस कंटेंट को बनाने के लिए बेटा बहुत मेहनत लगती है, तो हमसे जुड़े रहें। जैसे तैयारी करा रहे हैं हम, आपकी तैयारी करते रहिए और पेपर को फोड़ कर आइए। जैसे हिंदी के पेपर में जो जो बताया था हमने वही आया है पेपर में, तो हमसे जुड़े रहें। सामाजिक की तैयारी करनी है, और आगे जितने भी पेपर हैं सभी की तैयारी हम ज़बरदस्त तरीके से कराएंगे। तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। आपकी बहुत सपोर्ट, आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे। आपकी बहुत आवश्यकता है हमें, तो हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैरीवाल्डी संबंध था, तो गैरीवाल्डी का संबंध किस देश से था? तो गैरीवाल्डी का संबंध इटली से था, ना ही जर्मनी के। गैरीवाल्डी का संबंध इटली के एकीकरण से था। किसके 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 एकीकरण से था? इटली के। गैरीवाल्डी का संबंध ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ना ही जर्मनी के एकीकरण से, ना ही अमेरिका के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इटली के एकीकरण से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1861 ईस्वी में संयुक्त इटली का शासक कौन था? तो 1861 ईस्वी में संयुक्त इटली का शासक कौन था? तो ना ही बिस्मार्क थे, ना ही काबूर थे, ना ही विक्टर एनेमुअल थे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, विक्टर एनेमुअल द्वितीय। विक्टर एनेमुअल द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में राष्ट्रवाद, ये अगला चैप्टर आता है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? तो सन 1915 में लौटे थे। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा या लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा इस पर, और जरूर बनेगा, तो ऐसा पढ़ लें। 1915 की उस 9 जनवरी की सुबह जैसे ही गांधी जी अपोलो बंदरगाह, इसे जरूर पढ़ लें। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, तो ऐसा पढ़ लें। ये लिख दिया गया, बहुत मेहनत लगती है इसको लिखने में, तो आपको ज़रूर याद रखना है और हमें सपोर्ट करते रहना है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था, न ही रोलेक्ट एक्ट था, न ही प्रथम विश्व युद्ध था। ऑप्शन नंबर सी सही है, खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, तो आगे बता दिया जाएगा आपको। और चोरा चोरी की घटना पर शॉर्ट क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसे भी बताएंगे आगे हम। तो इसका खिलाफत आंदोलन हो जाएगा इसका आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। यह है आपका, लिख दिया गया है, इसे पढ़ लें। चलिए आगे। करो या मरो का नारा किसका था? तो करो या मरो का नारा सुभाष चंद्र बोस का भी नहीं था, भगत सिंह का भी नहीं था, ना ही चंद्रशेखर आजाद का था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, महात्मा गांधी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन लिख दिया गया है ये नीचे, इसे याद रखें, पढ़ लें इसे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे ये है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ना ही सन 1882 को हुई थी, ना ही 1885 को हुई थी, ना ही 1884 को। ऑप्शन नंबर सी सही है, सॉरी गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1885 को हुई थी, 1886 को नहीं हुई थी, 1885 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे नीचे लिख दिया गया है, इसे देख लो और याद कर लो। ये देखिए, दिखा देते हैं इसे, ये देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? ये सन 1920 को भी नहीं चलाया गया था, 1927 को भी नहीं, 1935 को भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, 1930 को चलाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखें। और ये क्वेश्चन लिख दिया गया है आपसे, जैसे वादा किया था कि शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो वादे के मुताबिक ये आपके लिए कर दिया गया है सब काम। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे देख लें। कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय 14 से 16 फरवरी 1930 तक कांग्रेस कर इसे जरूर पढ़ें आप, ये देख लें। ये रुकिए, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ? तो चोरा चोरी कांड 1922 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। ना ही 1924, ना ही 1930, ना ही 1925। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1922। 1922। तो हमने आपसे बताया था कि इसका इस पर शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, तो हम आगे बताएंगे। तो ये है, आपके लिए लिख दिया गया है। तो ये चोरा चोरी उत्तर प्रदेश से गोरखपुर के पास एक कस्बा था। तो इसे जरूर पढ़ें। 4 फरवरी 1922 को हुई थी ये घटना। तो इसमें 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे जरूर याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? तो रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? ना ही सन 1917, ना ही 1921, ना ही 1924। ऑप्शन नंबर बी सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। 1919 को रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। शॉर्ट क्वेश्चन बने तो इसे लिख देना। ये लिख दिया गया है आपके लिए। एक एक क्वेश्चन छांट छांट कर लाए हैं हम आपके लिए। तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। बहुत मेहनत लगती है क्लास बनाने में, और एप्लीकेशन यूज़ करने में पेमेंट भी करनी पड़ती है हमें। तो बेटा हमारा साथ देता रहें और आगे बढ़ते रहें। आप भी आगे बढ़ें और हमें भी आगे बढ़ाएं। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। तो हम हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जितने भी आपके लिए लाए गए हैं। एक एक क्वेश्चन छाट छाट कर लाए हैं हम। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में पहुंचा था। ऑप्शन नंबर ए सही है। ना ही 1930 को, ना ही 1934, ना ही 1931। ऑप्शन नंबर ए सही है। सन 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। ये लिख दिया गया है आपके लिए क्वेश्चन। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था। तो मुंबई आए थे सबसे पहले भारत में साइमन कमीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी इरावनी समझौता कब हुआ? तो गांधी इरावनी समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। ना ही 5 जून 1932, ना ही 5 मई 1934 को हुआ था, ना ही 5 अगस्त 1933 को हुआ था। इसका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरावनी समझौता। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। दिल्ली में हुआ था यह समझौता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1919 का भी नहीं, 1922 का भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, 1920 को किया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 को किया था शुरू, 1920 को। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इसका कहते हैं 3 नंबर में क्वेश्चन बनेगा जरूर, तो इसे याद रखें। ये लिख दिया है 5 मार्च 1931 को हुआ गांधी इरावनी समझौते के तहत गांधी जी द्वारा सैन्य आंदोलन को स्थापित करने तथा कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का आह्वान तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। तो ऐसा जरूर देख लें और याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थान के हिंसा घटना के कारण गांधी जी ने सन 1922 में असहयोग आंदोलन को रोक दिया। तो इसमें किसकी किसकी बात की गई है? इसमें चोरा चोरी कांड की बात की गई है, हिंसा घटना। इसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चोरी चोरा की घटना। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। या फिर ऐसा, अथवा में ऐसा आ सकता है, इन दोनों में से एक आ सकता है। तो इसमें या फिर ऐसा आ सकता है, असहयोग आंदोलन ने किस स्थान पर हिंसक रूप लिया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चोरा चोरी स्थान पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में जिस मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया वह थी, तो क्या थी वह? 1929 के लाहौर अधिवेशन की मांग जो औपचारिक रूप से मान ली गई, तो वह थी पूर्ण स्वराज की मांग। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो इसका बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बंकिम चंद्र चटर्जी।
वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक भी नहीं थे, स्वराज पोल भी नहीं था। ऑप्शन नंबर बी सही है, महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो भारत जब वापस आए थे, कितने सन में आए थे भारत वापस गांधी जी? तो 1915 को आए थे। तो कहाँ किया था? सबसे पहले चंपारण में किया था। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। 1917 को किया था। और अहमदाबाद में किया था 1918 को। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोलेक्ट एक्ट क्या था? तो रोलेक्ट एक्ट क्या था? तो राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने से संबंधित था कानून था ये एक रोलेक्ट एक्ट। तो ये राजनीति को कैदियों को 2 साल तक जेल में बिना मुकदमा चलाए बंद रखते थे अंग्रेज। तो रोलेक्ट एक्ट था, इसे भारतीयों ने काला कानून के नाम से जाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस से किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो कौन सा अधिवेशन था? तो वो था लाहौर। ऑप्शन नंबर बी। आई पीछे भी था इसका क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाहौर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी ने किन किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया? तो इनमें से किस कहाँ चलाया था? तो 1917 में बिहार के चंपारण जिले में चलाया था, ये भी सही है। 1918 में गुजरात के खेड़े जिले में चलाया था, ये भी सही है। 1918 में अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिल के मजदूरों के पक्ष में सत्याग्रह चलाया। ऑप्शन नंबर सी भी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। तो इसके सभी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत माता का सर्वप्रथम चित्रण किसने किया? तो भारत माता का सर्वप्रथम चित्रण किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था भारत माँ का सर्वप्रथम चित्रण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1929 में भारत के लिए डोमिनिया स्टेट्स का ऐलान किसने किया? तो किसने किया था ये? तो लॉर्ड इरविन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। 2 नंबर में क्वेश्चन बने तो इसे लिखिए आना, ये लिख दिया गया है नीचे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लॉर्ड इरविन ने। अगला क्वेश्चन आता है, हम थोड़ी स्पीड से ही चलेंगे क्योंकि हमें आगे बहुत क्वेश्चन करने हैं। आपको ठीक क्वेश्चन बताने हैं जो बिल्कुल पेपर में आपको छपे मिले। तो क्लास ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें सपोर्ट करते रहें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि आप भी आगे बढ़ पाएँ और हम भी आगे बढ़ पाएँ और हम एक अच्छा सा नया बोर्ड ला के आपको सामने से अगर पढ़ाएँ। तो हमसे जुड़े रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूना पैक्ट क्या था? तो पूना पैक्ट क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता था। ऑप्शन नंबर डी सही है। पूना पैक्ट समझौता था किस किस के बीच? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच का समझौता था पूना पैक्ट। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? तो भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? तो इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें जब अंग्रेजों ने एक बनाई थी सभा, तो इसमें भारत का कोई भी सदस्य नहीं था, तो इसका भारतीयों ने विरोध किया था। तो इसे साइमन कमीशन के नाम से जाना गया था। तो 2 नंबर में बने, तो ये नीचे लिख दिया गया है आपके लिए। साइमन आयोग का मुख्य रूप से
इसलिए विरोध किया गया क्योंकि इसमें जनसभा में कोई भी भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। तो ये देखिए लिख दिया गया है आपके लिए, सभी ब्रिटेन के थे इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के भारत आने पर उनका सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है पेपर में और हम भी कई बार ये क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो इसे जरूर पढ़ें। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के भारत आने पर उनका सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ था? तो ये चंपारण में था। चंपारण आंदोलन ये बिहार में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? तो गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था। और हाँ, अगर किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी हो तो उसे भी जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, तो उसे क्लास को जरूर देखें। और हम इस वीडियो के नीचे उस वीडियो का लिंक लगा देंगे, तो जरूर डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें। इन्हीं वीडियो से आपको पेपर मिल जाएगा, तो इसमें इन्हें जरूर देखें वीडियो को, जितनी वीडियो हम बनाएं और हमसे जुड़े रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किसे कहते हैं गिरमिटिया मजदूर? तो एक अनुबंध के तहत काम करने वाले मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? तो भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? तो इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। तो रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें इसे। इसमें एक भी सदस्य नहीं थे भारत के, तो इसलिए भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुजरात के खेड़े जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की? तो गुजरात के खेड़े जिले में सत्याग्रह की आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने क्यों की थी? तो इसमें लगान वसूलने में ढील देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। लगान वसूलने में ढील देने के लिए सत्याग्रह किया था। सत्याग्रह की शुरुआत की थी गुजरात में गांधी जी ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 अप्रैल 1929 को गुजरात के किस स्थल पर पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया था? तो कौन सा स्थल था? तब वह था डांडी। शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा 3 नंबर में या फिर 4 नंबर में, तो आपके लिए नीचे लिख दिया गया है, इसे जरूर पढ़ लें और याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे जरूर याद रखें। दांडी यात्रा का नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक के अहिंसक समन्वय अवज्ञा का एक कार्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे आप पढ़ लें, ये देखिए नीचे। चलिए 12 मार्च 1930 को हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा 44, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है आपके सामने। तो गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो किस वर्ष, इसमें वर्ष पूछा गया है, तो किस वर्ष प्रकाशित हुई थी हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी की? तो किसने लिखी थी? गांधी जी ने लिखी थी खुद ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1909 को महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये अगला चैप्टर आता है भूमंडलीयकरण विश्व का बनना। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, वे मार्ग जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते हैं, बल्कि एशिया और उत्तरी अफ्रीका को भी जोड़ते थे, कहलाते थे। तो क्या कहलाते थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। तो इसे सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता था और रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता था। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेशम मार्ग या सिल्क रूट। तो 2 नंबर में बने, तो ये नीचे लिख दिया गया है, जैसे कि आपसे वादा किया गया था। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सभी प्रकार के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो देखिए हर शॉर्ट क्वेश्चन के नीचे आपको एमसीक्यू के नीचे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। वो हम एक साथ कराते हैं
MCQ के नीचे ही उससे संबंधित क्वेश्चन डाल देते हैं। तो इन्हें जरूर देखें, अलग से देखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इन्हें ज़रूर पढ़ें। ऊपर हम MCQ क्वेश्चन डाल देते हैं और नीचे इसका शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन डाल देते हैं। इससे बच्चा जल्दी समझ पाता है, तो इसे ज़रूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के अधिकांश अनुबंधित मजदूर निम्नलिखित में से किन राज्यों से विदेश भेजे जाते थे? तो किन राज्यों से भेजे जाते थे विदेश भारत के मजदूर? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के। तो पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, रिंडरपेस्ट नामक पशुओं की बीमारी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में फैली थी? तो किस महाद्वीप में फैली थी रिंडरपेस्ट नामक पशुओं की बीमारी? किसकी बीमारी थी ये? पशुओं की बीमारी थी। किसमें फैली थी? तो ये अफ्रीका में फैली थी, ऑप्शन नंबर बी सही है। जानवरों में थी ये, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, अफ्रीका। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते थे। तो विदेशों में जाने वाले मजदूर क्या कहलाते थे? तो गिरमिटिया कहलाते थे, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका क्वेश्चन बने तो इसे लिख देना। 17वीं सदी से आए अंग्रेजों ने आम भारतीयों को एक ये देखिए नीचे लिख दिया, इसे जरूर पढ़ लें आप। रुकिए, थोड़ा डिसमैच हो गया है, कंप्यूटर भैया यहाँ है नहीं, तो इन्हें अभी दिखाते। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इधर क्वेश्चन और आते हैं, तो हम रुकिए 1 मिनट। रुकिए आप 1 मिनट, थोड़ा वेट करिए। चलिए हो गया है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं बेटा हमारा साथ देते रहिए और हम बोर्ड लगा पाएँ, जहाँ हम आपको सामने से पढ़ाएं और इन दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़े। तो हमसे जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें और हमें सपोर्ट करते रहें। आपकी बहुत आवश्यकता है हमें। तो चलिए, आप बड़े चैनलों को एकदम सब्सक्राइब करते हैं पर छोटे चैनलों को नहीं करते हैं, तो ये छोटे चैनल ही बड़े बड़े बनते हैं, तो आपकी ही सपोर्ट से बनते हैं। तो हमें सपोर्ट ज़रूर करिए ताकि हम भी आगे बढ़ सकें और आपके लिए आपके लिए और मेहनत कर सकें। आपको 11वीं में पढ़ाना है और इंटर में भी, तो कंप्यूटर से लैपटॉप से बनाने में ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसलिए हम बोर्ड लगाने के लिए आपकी आवश्यकता ले रहे हैं। तो हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? पहन लेते हैं हम अपने। चलिए, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1929 को हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही है। 1929 को हुआ था महामंदी का प्रारंभ। इसका क्वेश्चन बने तो इसे लिख देना। 1930 के दशक में महामंदी को दुनिया की अब तक की सर्वाधिक विध्वंसक आर्थिक त्रासदी माना जाता है। इसे पढ़ लेना, क्वेश्चन लिख दिया गया है आपके लिए छाट कर, तो बढ़िया तरीके से इसे याद रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों के वर्ग को केंद्रीय शक्तियाँ कहा गया? तो किन देशों के वर्ग को केंद्रीय शक्तियाँ कहा गया था? तो मित्र राष्ट्र को कहा गया था। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था और ओटोवान टर्की था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नहीं बनता है, तो इसे MCQ ही रहने दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मन करे तो ये सब पढ़ लेना एक बार, वरना आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? तो इसमें वैश्वीकरण की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयात पर कर बढ़ाना वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, और ये सारी हैं तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं पूछा गया है इसमें, तो इस क्वेश्चन जरूर इसे ठीक से पढ़ा करें, नहीं पूछा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयात पर कर बढ़ाना वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अफ्रीका पहुंची थी, तो कौन सी बीमारी थी जो यूरोप के लोगों के साथ दक्षिण अफ्रीका पहुंची थी? तो वो थी चेचक। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है, जो यूरोप के लोगों से दक्षिण अफ्रीका पहुंची थी। अगला क्वेश्चन आता है, सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया? तो सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किया था हर ग्रीवस ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हर ग्रीवस ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा तो शॉर्ट ही रहने, इसमें एमसीक्यू ही रहने दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग 500 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों को निम्न में से किस खाद्य पदार्थ का ज्ञान नहीं था? तो किस खाद्य पदार्थ का ज्ञान नहीं था हमारे पूर्वजों को? तो ना ही मिर्च, ना ही शकरकंद का था, ना ही आलू का, ना ही सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, इसमें से किसी का भी नहीं था। तो इसमें उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो अगला क्वेश्चन आता है, अगला चैप्टर है हमारा औद्योगिकरण का युग। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं चैप्टर को। इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई, तो इसमें कौन सी हुई थी औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में? तो वस्त्र उद्योग में हुई थी, सर्वप्रथम वस्त्र उद्योग में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन आता है, पालमपुर नामक मशीन का आविष्कार हुआ था, तो पावर लूम नामक मशीन का आविष्कार हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सन 1885, नहीं सन 1785, और सन 1785 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, इसका डी वाला सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। औद्योगिकरण के सबसे पहले चरण में इंग्लैंड के इनमें से कौन से मुख्य उद्योग थे? तो इसमें कौन से मुख्य उद्योग थे? तो ये थे कपास और धातु उद्योग। ऑप्शन नंबर ए सही है। मुख्य उद्योग थे कपास और धातु। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अगला क्वेश्चन आता है, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो सबसे पहले हुई थी इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी है, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी सबसे पहले। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने तो ये देख ले, नीचे लिख दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कलकत्ता में किस पूंजीपति ने पहली भारतीय जूट मिल को स्थापित किया? तो किसने किया था पहली बार जूट मिल को स्थापित? कलकत्ता में हुई थी भारतीय जूट मिल। कब किसने किया था? तो बाबू बाय सुंबर ने किया था, बाबू बाय सुंबर ने। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने तो इसे देख लें, यह आपके लिए लिख दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे पढ़ लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 1900 में किस म्यूजिक कंपनी ने संगीत की किताब प्रकाशित की? तो किसने की थी? तो ये थी E.T. पॉल ने। ऑप्शन नंबर सी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। संगीत की यानी म्यूजिक की 1900 में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 सन 1912 में J.N. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था? तो भारत में किस जगह स्थापित किया था? तो ये जमशेदपुर में किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। तो ये क्वेश्चन मैंने तो लिख दिया गया है आपके लिए, याद रखना। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी या स्टॉक भारत में पहला लोहा या इस्पात, ऐसा देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये अगला चैप्टर आता है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, पहला चैप्टर है। चलिए चैप्टर नंबर 5 है, तो चलिए देखते हैं इसे क्वेश्चन। भूगोल, रेडी रेडी। संसाधन और विकास इसका चैप्टर है, मतलब उस चैप्टर के क्वेश्चन रह गए हैं तो इसे अगले वीडियो में करा देंगे हम। चैप्टर के क्वेश्चन कट गए हैं उस वाले। चलिए इसके कर लेते हैं अब, संसाधन और विकास, या फिर आगे होंगे। चलिए बने रहिए। संसाधन और विकास, पहला क्वेश्चन है नवीनकरण योग्य संसाधन है, तो नवीनकरण योग्य संसाधन कौन से हैं? तो पवन ऊर्जा, जल, पवन सभी हैं, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, नवीनकरण योग्य संसाधन। अगला क्वेश्चन है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीनकरणीय योग्य, प्रवाह, जैव या अनवीनकरणीय योग्य? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनवीनकरणीय योग्य। ये सब गलत हो जाएंगे। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ये अनवीनकरणीय योग्य है। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुनःपूर्ति योग्य। पुनःपूर्ति योग्य ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ये पुनःपूर्ति योग्य है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा या मिट्टी भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी है? तो ये कहाँ पाई, तो ये महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, जलोढ़ मृदा भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है भारत में, तो जलोढ़ मृदा नाम से जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये मैप में दर्शाने के लिए आता है। तो जलोढ़ मृदा गुजरात, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड। और काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि। लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा आदि इनमें पाई जाती है। तो ये मैप में दर्शाने के लिए आता है, याद रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल है, तब भारत में मैदानी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल कितना है? तो 43% है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी को किन दो भागों में विभाजित किया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी को किन दो भागों में विभाजित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांगर और खादर। तो इसमें अंतर जरूर आता है, बांगर और खादर में कोई 4 अंतर लिखिए। तो इसे देख कर जाना अपनी NCERT बुक में, या फिर यूट्यूब पर इस टॉपिक को सर्च कर लेना। तो हम बताएं, हमने वीडियो बनाई है या फिर कोई और बताएगा, तो इसे याद रखना क्वेश्चन को, बांगर और खादर। आगे बढ़ते हैं। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, लाल होता है लेटेराइट मिट्टी का रंग, लैसे लाल और लैसे लेटेराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये अभी देखा है हमने पीछे मैप के लिए जो क्वेश्चन बता रहे थे। तो इसमें जलोढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, जलोढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक पेज है। चलिए ये है कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमिका किसकी है? सबसे उचित भूमिका किसकी होती है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी है? तो काली मिट्टी है। कैसे कपास, कैसे काली, याद रखना। तो इसका कपास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कपास की खेती के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पिछला, याद रखना। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपनीय खेती की जाती है? तो ये किसमें की जाएगी? जिसमें पहाड़ होंगे। तो ना ही पंजाब में, ना ही हरियाणा, ना ही उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्तराखंड में अधिक पहाड़ हैं, तो इसमें सीढ़ीदार खेती की जाती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कुछ पूर्वीय राज्यों जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती होती है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है जैविक संसाधन में निम्न में से कौन सम्मिलित है?
तो कौन शामिल है जैविक संसाधन में इनमें से? तो इनमें पशु भी है, वन भी है, मनुष्य भी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त में से सभी जैविक संसाधन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजैविक संसाधन में निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो इनमें अजैविक संसाधन में कौन शामिल है? तो इसमें भूमिका, मृदा, भूमिका, जल, मृदा सभी शामिल हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। तो मृदा अपरदन का क्या साधन है? 3 नंबर में क्वेश्चन बनता है इसका, तो देख ले। मृदा अपरदन का साधन क्या है? पर्वतों पर पवन भी है, जल भी है और हिम नद भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी किसमें पाई जाती है? अभी आपको पीछे बताया था, मैप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात। काली मृदा गुजरात में पाई जाती है और कपास के लिए उपयुक्त होती है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अजैविक संसाधन है? तो अजैविक संसाधन कौन है? तो चट्टानें हैं, पौधे भी नहीं है, पशु भी नहीं है, मछली भी नहीं है, ये जैविक है। तो निर्जीव को अजैविक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, चट्टानें अजैविक संसाधन है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भूमि एक संसाधन है। तो भूमि क्या संसाधन है? तो ये प्राकृतिक संसाधन है, ऑप्शन नंबर ए। प्रकृति नदी है, प्राकृतिक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सतत पोषणीय विकास है। तो सतत पोषणीय विकास क्या है? तो विकास तो हो लेकिन पर्यावरण का किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। तो सतत पोषणीय विकास है, विकास हो लेकिन पर्यावरण का किसी भी प्रकार नुकसान ना हो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सतत पोषणीय विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये वाइट पेज है, खाली पेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? तो मृदा यानी निर्जीव संसाधन है। तो ये अनवीनीकरणीय योग्य संसाधन है, ऑप्शन नंबर बी सही है, मृदा अनवीनीकरणीय योग्य संसाधन है। अगला क्वेश्चन आता है, ये अगला चैप्टर आता है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं हम। जल संसाधन, तो इसके पिछले चैप्टर के क्वेश्चन हमारे आगे हैं। तो इसका जल संसाधन का देख लेते हैं पहले। इसका पहला क्वेश्चन आता है, धरातल पर जल की कमी का कारण है। तो धरातल पर जल की कमी का क्या कारण है? तो ये हो जाएगा, अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में असमानता वितरण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। धरातल पर जल की कमी का कारण है। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति कम प्रचलित होने का कारण क्या है? तो इसमें इंदिरा गांधी नहर है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे हम थोड़ी स्पीड से चलेंगे क्योंकि हमें अभी बहुत क्वेश्चन करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, आप जरूर देखें इस क्वेश्चन को। 3 नंबर या 2 नंबर में बनेगा। बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं? सब बहुउद्देशीय, तो इसका आंसर लिख देना है आपको, देख लेना एक बार। तो बहुउद्देशीय परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विद्युत उत्पादन, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, उपरोक्त में से सभी। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा 94। मैप में बनता है क्वेश्चन, मैप में बनता है, तो इसे देख लेना। सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? तो सलाल बांध चेनाब नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही है। और ये जम्मू कश्मीर में है चेनाब नदी। तो सलाल बांध चेनाब नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही है। जम्मू कश्मीर इधर आता है, यहाँ पर मैप में भारत का नक्शा बनता है तो यहाँ पर वो आता है, क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर। देख लेना आप मैप खोलकर, उसमें जम्मू कश्मीर देखना और उसमें ये लगा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा में। इससे पिछली क्लास में हमने सभी बांध बताए हैं,
कि कौन सा बांध किस नदी पर है, तो वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उस क्लास का भी जरूर देखें, उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। तो चलिए, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागरों में विश्व जल की कुल मात्रा कितनी है, तो महासागरों में विश्व जल की कुल मात्रा कितनी है, तो 96.5% है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, 96.5% यानी 96.5%। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध है, तो किस नदी पर सरदार सरोवर बांध है, तो नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है, तो टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है, तो भागीरथी पर है। ऑप्शन नंबर डी सही है, टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, राणा प्रताप सागर बांध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो राणा प्रताप बांध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जल विद्युत से संबंधित है, जल विद्युत से संबंधित है बांध। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैप का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 आता है कृषि। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये असम है। ऑप्शन नंबर डी। मैप का क्वेश्चन है, 1 नंबर में आएगा, नहीं आधे नंबर में आता है। ये आधे नंबर दर्शाने के लिए होता है और आधा नंबर बताने के लिए होता है। तो भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये असम है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से जूट उत्पादक राज्य है, तो ये पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, पश्चिम बंगाल। तो अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है, तो कौन सी फलीदार फसल है, तो ये दालें हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। मैं आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपका क्वेश्चन नहीं है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है, इसमें नहीं देखे, नहीं जरूर पढ़ें। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, रोपड़ फसल नहीं है, तो रोपड़ फसल कौन सी नहीं है, तो ये गेहूं नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, तो विश्व में प्रथम स्थान किस में है, तो दलहन में है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल है, तो इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है, इसमें खरीफ की फसल धान भी है और कपास भी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी तथा सी दोनों। शॉर्ट क्वेश्चन बने दो नंबर में, तो इसे लिखिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है, तो इनमें से जायद की फसल कौन सी है, तो इसमें तरबूज है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, जायद की फसल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस फसल का मूल स्थान भारत को माना, तो किसे माना जाता है, तो इसमें कपास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा एक मोटा अनाज नहीं है, जब इसमें नहीं पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है, तो इसमें गेहूं नहीं है, मोटा अनाज। अगला क्वेश्चन आता है, अगला चैप्टर है हमारा खनिज और ऊर्जा संसाधन, चैप्टर नंबर 5। इसका क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है, तो सर्वोत्तम किस्म कौन सी है लौह अयस्क की, तो इसमें है मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैग्नेटाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। रावत भट्ट आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन आता है, मैप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस खनिज को वर्तमान शताब्दी का ईंधन माना जाता है,
तो वर्तमान शताब्दी का ईंधन किसे माना जाता है? तो प्राकृतिक गैस को माना जाता है, यानी नेचुरल गैस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो यह है सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। 2 नंबर या 3 नंबर में बने तो इस क्वेश्चन को लिख देना, ये लिख दिया गया है आपके लिए। तो इसमें गैर परंपरागत स्रोत है सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत उद्योग है? तो खनिज आधारभूत उद्योग कौन सा है? तो इसमें सीमेंट है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। सीमेंट खनिज आधारभूत उद्योग है। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 117। देखिए आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है। बस आपको एक 10 से 15 सेकंड, 5 से 10 सेकंड का समय लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में और वीडियो को लाइक करने में। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। हमें आपकी बहुत आवश्यकता है। आप ही हमें सपोर्ट कर सकेंगे। हमारा बस कहने का ही कह ही सकते हैं। आपसे हम ज़बरदस्ती नहीं करा सकते। इतना आपको भी दिख रहा है कि हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो बस हम आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत के लिए बस इतना ही आपसे मांग रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं मांगा है हमने आपसे। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो क्वेश्चन आता है इसका, झरिया प्रसिद्ध है? तो झरिया किससे प्रसिद्ध है? तो झरिया कोयले से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, कोयले से प्रसिद्ध है। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला चैप्टर है हमारा विनिर्माण उद्योग। तो इसका क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत के इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो भारत का कौन सा नगर है जो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंगलुरु। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस सारे के क्वेश्चन कराएंगे। हम 218 क्वेश्चन लाए थे, पर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो आपसे बार बार कहने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपकी आवश्यकता बहुत है हमें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये बार बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़े आपसे। आप भी समझदार हैं, कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और पेपर को, जैसे हिंदी का पेपर फोड़ा है, ऐसे ही सामाजिक विज्ञान का पेपर फोड़ेंगे हम। तो अगली क्लास और एक क्लास और रखते हैं हम इसकी। चलिए आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।